जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये चार्ट को, उनको समझा दो कि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए हैं, या पिछले 10 साल में 2 सवाल, 4 सवाल, 6 सवाल, कितने सवाल पूछे गए इस टॉपिक, कौन से टॉपिक में से लास्ट 10 ईयर्स में। समझ लो ये सर्किट है, हमारे पास कोई डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर सेल हम डालेंगे तो हम इसको करंट नहीं दे रहे, हम इसको ईएमएफ दे रहे हैं। हम जैसे इसको ईएमएफ देते हैं, सेल गिव्स द ईएमएफ। यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले कम पास हो रही होगी इस कॉइल में से, अब इसमें से ज्यादा पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, जो मेन हमारा मैग्नेट है, जो मूविंग कॉइल है, उसका नॉर्थ साउथ पता कर लो, दूसरे वाले के अंदर इंड्यूस करा उसके अपोजिट वे में। हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी, हाउ यू ऑल, कैसी चल रही है बेटा जिंदगी। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, दिस इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज एंड वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज ऑल अबाउट ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव ब्यूटीफुली कंप्लीटेड ऑल द 5 चैप्टर्स का एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आज हम आ चुके हैं 6th चैप्टर के ऊपर। तो ये सीरीज एक तरीके से बहुत हेल्पफुल होती है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करना, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट को करना, ये बहुत बेसिक चीज है। कोई भी बच्चा जो पास होने का भी सोच रहा है सिर्फ, या कोई भी बच्चा जो टॉप करने का सोच रहा है, उन दोनों बच्चों के लिए एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट करना कंपलसरी होता है बेटा। आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी खत्म करते हो ना, उसके टेक्स्ट बैक क्वेश्चन, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डन। आप इतना ही करने के बाद में भी 80% से प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में, ट्रस्ट मी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पे डिपेंड रहना है, विच इज एनसीईआरटी। समझ में आ गया? इससे ज्यादा अगर आपका एनसीईआरटी एक बार हो जाता है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स एज वेल, तो आपको जाना चाहिए पीवाईक्यूज करने के लिए, एंड डन। आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इफ You are done with PYQs as well, okay? आपको इन चीजों के ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। So here we are with electromagnetic induction। जो भी बच्चे ये सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपको ये सेशन सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराने के लिए ही नहीं लेता हूं। मैं आपको इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कराने वाला हूं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर का पिछले 10 साल का क्वेश्चंस का एनालिसिस देता हूं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आप सभी को इसके ऊपर एक माइंड मैप दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज, मैं आप सभी को इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट के पीछे जो भी फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूले काम कैसे करते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। तो वो भी, ये 3 चीजें करने के बाद में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि दिस इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेशन, this is the entire revision session for your board exam. Come on everyone, so let's get started with this. Here we go for the last 10 years analysis. हम इस चैप्टर में पहले तो सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, and here is the analysis of last 10 years out of this chapter। पिछले 10 साल में इस चैप्टर में से कितना पूछा गया, क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन आए, एवरी माइन्यूट डिटेल इज गिवन ओवर हियर। एक बार इस चार्ट को समझो ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि आपको ये चैप्टर में से क्या पढ़ना है, क्या पूछना है, क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, कम ऑन एवरीवन। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये चार्ट को, उनको समझा दो कि वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि पिछले 10 साल में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए हैं, या पिछले 10 साल में 2 सवाल, 4 सवाल, 6 सवाल, कितने सवाल पूछे गए इस टॉपिक, कौन से टॉपिक में से लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये सारे टॉपिक नंबर है, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, ये सब कुछ। अब आपको यहाँ पे उसमें अलग अलग कलर के चार्ट दिख रहे हैं। ये जो टॉपिक नंबर है आपकी एनसीईआरटी में आपको दिखेंगे कि टॉपिक नंबर 6.3 इज फैराडेज लॉ, टॉपिक नंबर 6.4 इज दिस, ऐसा करके आपकी एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है वो आपको दिखेंगे। अब इसमें से आप ये कलर देखोगे तो दिस रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, ये कलर वेरी शॉर्ट आंसर, ये कलर SA1 टाइप, ये कलर SA2 टाइप, ये कलर LA टाइप। तो आप सभी के लिए अगर मैं समझो आपको समझाना चाहता हूं कि ये वाला 6.7 जो टॉपिक है, आउट ऑफ टॉपिक 6.7, ये कलर यानी कि एमसीक्यूज के टोटल मिला के पिछले 10 साल में देखो, यहां तक में 2 है, यहां तक 4 है, उसके बीच में ये डंडा खत्म हो रहा है, तो यहां
3 MCQs पूछे गए हैं। पिछले 10 साल में पूरे इस चैप्टर में से सिर्फ इस टॉपिक में से 3 MCQ पूछे गए हैं। उसके अलावा ये वेरी शॉर्ट आंसर का कलर है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछे गए हैं। उसके अलावा ये व्हाइट कलर जो है वो SA1 टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 2 और 0 के बीच में, यानी कि एक SA1 टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा ये कलर SA2 टाइप का कलर है जिसको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 8 SA2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक में से। और ये कलर जो है वो LA टाइप का कलर है, यानी कि 6 और 8 के बीच में 7 LA टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अकेला टॉपिक आउट ऑफ दिस चैप्टर गिव्स यू 3 MCQ, 3 वेरी शॉर्ट आंसर, 1 SA1, 8 SA2, 7 LA1 इन जस्ट लास्ट 10 years. डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? ये कितना हो गया? 16 और ये 6। कम ऑन एवरीवन। सो यहाँ पे आपको 22 क्वेश्चन, 22 नहीं 23 क्वेश्चन, राइट, 22 क्वेश्चन, सॉरी। तो 22 क्वेश्चंस just from this single topic has been asked in last 10 years. 10 साल में 22 सवाल, वो भी सिर्फ एक टॉपिक से। डू यू अंडरस्टैंड? ये 6.7 टॉपिक है इंडक्टेंस वाला, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें से देखो बड़े बड़े सवाल ज्यादा आते हैं, 3-3 मार्क वाले, 4-4, 5-5 मार्क वाले। सो आप सभी के लिए ये एनालिसिस आपको एक ब्रीफ आइडिया देता है कि कौन सा टॉपिक आपको कितना इंपॉर्टेंस का है। यहाँ पे देखो इस टॉपिक में से भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं 4, ये यहाँ पे SA1 टाइप पूछे गए हैं 3, यहाँ पे आपको पूछा गया है ये 2 क्वेश्चन पूछे गए SA2 टाइप के, ये 2 LA टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। तो ये आपको अच्छे से आइडिया देगा कि किस में से कैसे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है इंडक्टेंस वाले टॉपिक को, जिसके ऊपर हमें इस NCERT के पीछे क्वेश्चंस भी है। लास्ट के 2-3 सवाल जो है ना वो इसी टॉपिक के ऊपर है, बाकी हम हर एक टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं जो भी NCERT में दिया है। 6.5 लेंस लॉ, तो लेंस लॉ के ऊपर कई बार MCQs वेरी शॉर्ट आंसर ज्यादा आते हैं। देखो वेरी शॉर्ट आंसर पिछले 10 साल में 6 बार वेरी शॉर्ट आंसर आ चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर 2-3 पेपर के बाद ये SA1 टाइप क्वेश्चन, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दिस टॉपिक। सो आपको समझना है कि यहाँ टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। मोशनल EMF, लेंस लॉ यानी कि आप फैराडेज लॉ को इंक्लूड कर ही लेते हो। इसके बाद में आपको इंडक्टेंस वाला टॉपिक, तो ये 3 टॉपिक है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था जिसको श्रिंक करके अभी NCERT में छोटा कर दिया गया है। तो अगर आपके लिए अगर चैप्टर छोटा हुआ है तो दिस बिकम्स योर ड्यूटी कि आप इस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि किसी ने आपके बारे में सोच के आपके लिए लोड कम किया है। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि अब जितना है उसमें से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, चलिए। सो ये आपके पास पूरा एनालिसिस है, मैं ये सारे चैप्टर्स का देता हूं, तो आप प्लीज सारे टॉपिक के वीडियोस में से ये ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए यहाँ पे ये एनालिसिस है, आप एक बार देखना चाहे देख सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ठीक है, चलो हियर वी गो। ये है आप सभी के लिए माइंड मैप। इस माइंड मैप में मैंने आप सभी को ये सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिकैप हो जाए इसलिए दिया है। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि अगर आप अभी एक चैप्टर को सीखने के लिए 5 से 6 घंटे ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम के पहले इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास हर एक चैप्टर को 5 से 6 घंटे देने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ लगेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले, बोर्ड एग्जाम के दिन सुबह एक क्विक रिकैप दे दे पूरे सिलेबस का। उसके लिए फॉर्मूला शीट और माइंड मैप, मैं तो कहता हूं माइंड मैप में ही फॉर्मूला शीट इंक्लूड करो, तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। वंस यू हैव ऑल द माइंड मैप्स, आपको एग्जाम के दिन सुबह, जिस दिन आप एग्जाम है उस दिन सुबह आप एक बार सारा गो थ्रू कर लो एंड यू आर डन, बूम। एग्जाम के दिन आपको देखो कैसे सारी चीजें याद आती है आपको। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इस तरह से कुछ अपना माइंड मैप बना सकते हो, या आपको चाहिए वैसा बनाओ, लेकिन प्लीज बनाओ यार, आपके खुद के हाथ से बनाओ। बच्चे सोचते इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, नो वे, आपके हाथ से बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद लिखते हो ना, whenever we write something we go letter by letter। अगर मैं तुषार लिख रहा हूं तो मैं TUSHAR सारे लेटर्स लिखूंगा, लेकिन अगर मैं तुषार बोल रहा हूं तो मैं TUSHAR ऐसे नहीं रीड करता, मैं सिर्फ तुषार रीड करता हूं। यानी कि जब हम लिखते हैं हम और माइनर डिटेल्स में घुसते हैं, यानी कि हम जब बोलते हैं तब हम चीजों को स्किप करते हैं, थोड़ा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है।
समझ में आ गया। और उसमें भी जब हमें बड़ा कुछ रीड करना हो तो हम छोटी छोटी चीजें तो रीड किए बिना भी आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब आप लिखते हो तो आप डिटेलिंग में काम करते हो। डिटेल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसीलिए चीजों को लिख के प्रैक्टिस किया करें। और ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, आप मेरे साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालिए। टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर पेन एंड पेपर। अब जो भी करना है, फॉर्मूला लिस्ट बनाना है, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के, करना है तो मेरे साथ करना बेटा। आप अगर सोचोगे नहीं हाँ समझ गया, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स ऐसे समझने के बाद नहीं आता है, फिजिक्स प्रैक्टिस के साथ आता है। समझ में आ गया। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको फिजिक्स भी प्रैक्टिस करके ही आएगा। कम ऑन एवरीवन, सो हियर वी गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। ये काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक चैप्टर है, जहां पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छी तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ के ऊपर हमें बात करनी है। तो फैराडेज लॉ का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वैसे देखो, मैं आपको ये इस चैप्टर की थोड़ी बहुत थीम देता हूँ, उसके बाद में मैं इस फैराडेज लॉ ये क्या है वो क्या है उस पर जाता हूँ। हमने ये जाना था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, हमारे पास कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज मूव करता है, इफ दिस चार्ज मूव्स, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो अपने आप क्या यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? और जब कोई चार्ज मूव करता है तो अपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है कि नहीं पिछला चैप्टर मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज जब मूव करता है तो करंट भी फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर करंट फ्लो होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं करंट प्रोड्यूस करके, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस किया तो मैग्नेटिक फील्ड बनी। लेकिन हम अगर ऐसा बोले कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हम करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि हमारे पास सिर्फ कोई वायर है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस वायर को उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो, अपने आप वहां करंट बन जाएगा। तो हम करंट को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम करंट भी बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन हो रहा है, इंडक्ट हो रहा है, यानी कि बन रहा है। कौन बन रहा है? करंट बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट प्रोड्यूस करना, करंट इंड्यूस करना, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज EMI। आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये चैप्टर पूरा करंट को बनाने के बारे में है, करंट इंड्यूस करने के बारे में। किसको यूज करके? यस, जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट बनाना, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू गेट दैट? कम ऑन एवरीवन, लेट्स गो अहेड। फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है? पहले तो फैराडेज लॉ को जानने के पहले आप थोड़ा बहुत एक दो चीजें आपको पहले के चैप्टर की पता होनी चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, इसके पहले के दो चैप्टर में इसके ऊपर भरपूर बातें हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्लक्स इज इक्वल टू B बार डॉट A बार, ये होता है। और यहाँ पे आप चाहो तो BA cos थीटा भी लिख सकते हो, ये डॉट डॉट हटा के बार हटा के, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है। तो B बार डॉट A बार, डॉट और बार हटा दिया तो cos थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आप सभी को पता है, वो वेबर होता है। तो यहाँ मैं वेबर लिख लेता हूँ, ठीक है। या आप चाहो तो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, बट यूजुअली हम वेबर यूज करते हैं वर्ड। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आई होप आपको समझ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आपको याद है हम सोलेनॉइड और ये सब की बातें करते थे? सोलेनॉइड याद है? ये सोलेनॉइड होता था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाते थे हम? इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। याद है कि नहीं? याद है? ऐसे डिपेंडिंग अपॉन करंट वो आगे या पीछे हो सकती है, बट बनती तो अंदर ऐसी थी ना,
है ना। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, यहां अंदर कोई भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई थी। आपको याद है कि नहीं है ये म्यू नॉट एन आई क्या है मुन्नी? जी हाँ, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट लिया जाता था तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड की लेंथ भी इनफाइनाइट होती थी, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते थे। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, याद रहेगा। व्हाट इज एन बेटा? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्लीज इस दो चीजों को याद रखिएगा, ये पहले के चैप्टर्स के फॉर्मूले हमने यहां यूज किए। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला आता है फैराडेज लॉ का। तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ एक्चुअली दोनों साथ में ही मैं लिखूंगा, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी, क्या बोलता है? अगर कहीं पर भी, बोलो एक बार, कहीं पर भी ओके, फैराडेज लॉ हमें यह कहता है कि अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा? ईएमएफ। और ये ईएमएफ लास्ट क्लास में पढ़ा है, बोलो पढ़ा है ना ईएमएफ क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने ईएमएफ के बारे में जाना है। कौन ईएमएफ प्रोड्यूस करता है? सेल ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ईएमएफ प्रोड्यूस करना यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। जी हाँ, यू गॉट इट राइट। ईएमएफ प्रोड्यूस करना यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। वंस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, अपने आप करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। अगर हमारे पास कोई सर्किट है, समझ लो ये सर्किट है, हमारे पास कोई डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर सेल हम डालेंगे तो हम इसको करंट नहीं दे रहे, हम इसको ईएमएफ दे रहे हैं। हम जैसे इसको ईएमएफ देते हैं, सेल गिव्स द ईएमएफ, ईएमएफ क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। वंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये होता है ईएमएफ। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ईएमएफ। याद रहेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ। याद रखिएगा, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज EMF, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट अ फोर्स। इसको नाम पहले हम उसको पता नहीं था ना, हमें आता नहीं था इतना फिजिक्स, तो उसको फोर्स के ऊपर नाम दे देते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अभी हम उसे EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही बुलाते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, और ईएमएफ एक बार प्रोड्यूस हो गया तो करंट भी तो बनेगा ना, करंट भी फ्लो करेगा। याद रहेगा कि नहीं? तो वंस दिस इज क्रिएटेड, करंट भी बन जाएगा। याद रखिएगा। तो इसी को हम फैराडेज लॉ में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हाट वी राइट इट एज कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। कौन प्रोड्यूस करता है ईएमएफ को? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये हमें बताया फैराडेज लॉ में कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताते हो आप, है ना? कहीं पे तो ऐसा फ्लक्स बनाते होगे, तो वो फ्लक्स चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो अपने आप वहां ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। चेंजिंग फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ईएमएफ। ओके, और क्योंकि आपको यहां वैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी थी, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने इक्वल टू और कांस्टेंट आया 1, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई, वो सब की बात नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला डायरेक्ट यही है। लेकिन लेंज लॉ ने क्या बोला कि आपने जो ये लिखा ना, ये सब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही है, लेकिन डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन के लिए आपको माइनस साइन डालना पड़ता है। और ये डायरेक्शन का माइनस साइन जो है ना, बहुत सिंपल माइनस साइन नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस साइन एक बहुत खास माइनस साइन है। ये माइनस साइन हमें लेंज लॉ ने दिया। ये लेंज लॉ हमें क्या बताता है पता है? कि जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है या जो भी करंट इंड्यूस हुआ है, उसके लिए वही करंट अपने कॉज को अपोज करता है। इंड्यूस्ड करंट, एक तरीके से मैं आपको ये अपने स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा, आपको समझे इसलिए। तो ये माइनस साइन जो है लेंज लॉ ने इसमें डलवाया और बोला कि इंड्यूस जो करंट होगा ना, इंड्यूस्ड करंट जो होता है, इंड्यूस जो करंट जो नया बनेगा, दैट अपोजेस
its own cause, ठीक है, that opposes its own cause, cause यानी कि करंट किस रीजन से बना, एक बार वो करंट बन गया वो खुद ही अपने जो भी रीजन से वो बन रहा है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट। बताऊंगा मैं, ये माइनस साइन का मीनिंग तो मैंने थोड़ा बहुत लिखाया है लेकिन अभी भी आपको समझेगा नहीं, आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग जो है ना ये मैं आपको थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कोई डाउट है इसके ऊपर हमें सवाल भी करना है तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं चलो एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। अगर समझ लीजिए हमारे पास में यहां एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ठीक है। अब कॉइल अच्छे से बनाता है भाई, ठीक है, ये एक कॉइल है। हमारे पास यहां मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, क्या है बेटा, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली यहां साउथ होगा। अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के पास में उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है कुछ ऐसे निकलती हुई, ऐसे निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, आप सभी को पता है। अब ये तो सिर्फ एक कॉइल है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट यहां एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट आप उस कॉइल के पास में से रख दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से पास हो रही है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। हमें चाहिए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आए। क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आए, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट इंड्यूस कर सकती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, याद रखिएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ और इंड्यूसेस करंट, आप दोनों याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये इंड्यूस क्या करता है? करंट भी और ईएमएफ भी। बट ये हमने मैग्नेट ऐसे कैसे रख दिया? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या इस कॉइल के अक्रॉस? नहीं, तो इसमें कोई करंट बनेगा नहीं। अगर मैं सोचूं कि नॉर्थ पोल को यहां नजदीक लेके जाऊं, नॉर्थ पोल को नजदीक लेके जाऊं, तो जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को नजदीक लेके जाऊं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो यहां पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले कम पास हो रही होगी इस कॉइल में से, अब इसमें से ज्यादा पास होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर करंट बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ के थ्रू करंट बनेगा, हाँ कि ना? ईएमएफ बनेगा और ईएमएफ के थ्रू करंट बनेगा। और ये करंट का डायरेक्शन कैसे होगा उसको बताने के लिए हमारे पास लेंज लॉ है। अब ध्यान से सुनो, ये करंट यहां क्यों बना? करंट इसलिए बना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज सो ट्रिकी टू अंडरस्टैंड एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक आउट ऑफ दिस एंड योर सीबीएस इज वेरी स्मार्ट, दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। ओके, ध्यान से सुनो बेटा, नॉर्थ को नजदीक लेके गए इसीलिए करंट बना, हाँ कि ना? हाँ, नॉर्थ को नजदीक लेके गए इसीलिए इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी वो बढ़ी, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़े या कम हो, फ्लक्स तो आ रहा है ना, चेंजिंग फ्लक्स तो है ना। तो चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ और करंट इंड्यूस करता है। देखो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है ईएमएफ या करंट, तो मैंने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ या करंट इंड्यूस करता है लिख दिया। अब इसमें करंट बनेगा, इसमें करंट बनेगा, लेकिन करंट ऐसा बनेगा जो अपने कॉज को ही अपोज कर रहा है। व्हाट इज द कॉज? कॉज लिखने की आदत डालो, इनिशियली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? नजदीक आता हुआ नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल कमिंग टूवर्ड्स, नॉर्थ पोल जो ऐसे आ रहा है, यही उसका कॉज है, नजदीक आता हुआ नॉर्थ पोल। चाहिए तो आप अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, नजदीक आता हुआ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसके कॉइल के अंदर से करंट पास
सॉरी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, वो चेंज हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट बनेगा। अब जो करंट बनेगा दैट विल अपोज इट्स ओन कॉज, करंट विल अपोज इट्स ओन कॉज, यानी कि करंट ऐसे बनाओ जिससे वो नजदीक आते हुए नॉर्थ पोल को अपोज कर पाए। अगर नॉर्थ पोल को अपोज करना है जो नजदीक आ रहा है, तो वो खुद भी वहां पे नॉर्थ पोल बना लेगा। आप सभी को ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से पता होना चाहिए कि अगर आप यहां पे कोई सर्किट में से करंट फ्लो कराते हो तो उसके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो कॉइल भी एक मैग्नेट बन जाती है। अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट। आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसमें कॉइल में करंट पास होगा तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और यहां पर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें से आप क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे हो। और अगर मेरे पास एक और कॉइल है जिसमें से ऐसा करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल आपके लिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, याद रखिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट जहां से आप देख रहे हो वहां नॉर्थ पोल बनाता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हमारे इस कॉइल से भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट ऐसे बनेगा कि यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है। अब अगर यहां नॉर्थ और वहां साउथ आना चाहिए तो आपको सिंपल सा काम करना है, अपना राइट हैंड उठाना है। कर्व में कौन है? कॉइल कर्व में है, यानी कि करंट कर्व में घूमेगा। करंट कर्व में घुमाओ, थंब जो है वो नॉर्थ के साइड रहता है हमेशा, तो कर्व ऐसे जा रहा है, समझ में आ गया? तो नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ इधर है तो थंब मेरा इधर रहना चाहिए, तो थंब इधर रख दो, कर्व ऐसे जा रहा है अभी, तो इसका मतलब कि इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है? इससे क्या हुआ पता चला? क्रूशियल है समझना, थोड़े एग्जांपल के बाद समझ जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस लगते है इसके लिए। मुझे भी पहली बार में नहीं समझा था। करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, राइट हैंड लो, राइट हैंड अपना घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल, ऐसा देखो, करंट के डायरेक्शन में कर्व्ड फिंगर, फिर थंब आउट स्ट्रेच करो, वहां नॉर्थ बनता है। तो फिर ये करंट कैरिंग लूप ने यहां नॉर्थ पोल बनाया। अरे और यहां ही तो इसका नॉर्थ पोल है, यानी कि नजदीक जो नॉर्थ पोल आ रहा है उसको रिपेल करने के लिए उसने खुद यहां नॉर्थ पोल बना दिया, सो दैट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल्स ईच अदर, ये ज्यादा नजदीक ना आ पाए। नहीं समझा? कम ऑन एवरीवन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेगा, नॉट टू वरी। बट क्या आपको समझा? आपको हमेशा कुछ ऐसा सोचना है कि एक बार इसमें से करंट फ्लो हो गया तो ये करंट कैरिंग लूप बिकम्स अ मैग्नेट। तो ये कैसा मैग्नेट बनेगा? जिसमें ये नॉर्थ को रिपेल कर पाए। तो यहां उसका नॉर्थ पोल होना चाहिए। कॉइल का नॉर्थ पोल यहां कैसे बनेगा? जब आप ऐसे करंट फ्लो कराओगे तब वहां थंब आएगा। जहां करंट आपने याद करना है इसके पहले का मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर, उसका एग्जैक्ट उल्टा यहां लगता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में हम जहां करंट फ्लो करता है वहां कर्व्ड फिंगर लेते हैं, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो, इसीलिए आप मैग्नेट को नजदीक लेके जाओगे तो नजदीक आता हुआ मैग्नेट उसके लिए करंट इंड्यूस कर देगा, लेकिन करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो यहां नॉर्थ पोल बना देगा। कॉइल जो है खुद यहां नॉर्थ पोल बना देगा, सो दैट वो नजदीक आते हुए नॉर्थ को अपोज कर पाए, यानी कि उसके खुद के कॉज को अपोज कर पाए। इसी तरह अगर आप नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो, तो अब दूर लेके जा रहे हो ना, तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। अरे कम तो हो रहा है ना, समझ में आ गया? नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो तो इसके अंदर से अभी लाइंस जो ज्यादा पहले पास हो रही थी अभी वो कम हो जाएगी। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता लाइंस कम हो कि बढ़े, हमें चाहिए कि फ्लक्स चेंज हो। फिर वो लाइंस के बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो या लाइंस के कम होने से फ्लक्स चेंज हो, डज नॉट मैटर एवर। तो यहाँ पे ये फ्लक्स जो है इसके अंदर से कम हो रहा है, हाँ, पर फ्लक्स चेंज तो हो रहा है। और फ्लक्स चेंज होने का कॉज क्या है? तो उसका कॉज ये है कि नॉर्थ दूर जा रहा है। तो उस नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए वो खुद अपने यहाँ पे साउथ बनाने की ट्राई करेगा, सो दैट इट कैन अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वो नॉर्थ दूर ना जा पाए। समझ में आ गया कितना स्मार्ट है वो? पहले जो उसको क्रिएट कर रहा है उसको अपोज कर रहा है। समझ में आ गया? उसको क्रिएट कौन कर रहा है? उसको क्रिएट कर रहा है दूर जाता हुआ नॉर्थ।
उसको दूर जाते हुए नॉर्थ को रोकने के लिए उसको अपने तरफ खींच लेना है ताकि नॉर्थ दूर ना जाए, और नॉर्थ दूर ना जाए इसलिए वो अपना यहां साउथ बनाएगा। अब ये साउथ कैसे बनाएगा कि इस कॉइल में करंट ऐसा फ्लो करो जिससे वो साउथ बने। तो राइट हैंड थंब रूल जिसमें हम कर्व्ड फिंगर से करंट देंगे, तो यहां साउथ है तो ऑब्वियसली इस बाजू नॉर्थ होगा, तो आपको यहां नॉर्थ के लिए थंब ऐसे रखना है, तो थंब ऐसे यहां नॉर्थ बनाना है ना, तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। समझ में आ गया ये डायरेक्शन, ठीक है। अब ये कॉइल आपको ऐसे दिख रही है, बाकी डायरेक्शन यही है क्लॉकवाइज, ठीक है। कोई डाउट है? बहुत सारे इसके ऊपर सवाल है, इसको भूलिएगा मत। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ये मैं आपको आगे भी कराऊंगा। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आई गेस, यस, हाँ, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इमोशनल ईएमएफ में, अभी नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, इन सारे सिचुएशन में आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने का एक ही सिंपल रूल है, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस इट्स ओन कॉज। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस इट्स ओन कॉज, याद रखिए, बोलिए एक बार मेरे साथ, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस इट्स ओन कॉज। जिसने उस इंड्यूस्ड करंट को अपोज किया वो उसे ही अपोज करता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस किया उसे वो अपोज करता है। तो समझ लीजिए आपके पास में यहां ये साउथ है जो अंदर जा रहा है, नजदीक आता हुआ साउथ इज द कॉज। क्या कॉज है? नजदीक आता हुआ साउथ। तो साउथ नजदीक आ रहा है, उसको रोकने के लिए वो खुद यहां साउथ बनाएगा ना। अरे साउथ नजदीक आ रहा है, ये रीजन की वजह से साउथ मैग्नेट नजदीक आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा 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 होती जाएगी नहीं इसमें, तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होगा। सारे केसेस में करंट इंड्यूस होने वाला है। आई थिंक इस एक केसेस को छोड़ के, इसको छोड़ के, बाकी हम बात करते हैं। Wherever there is a moving magnet और moving coil, there will be induction of current, ठीक है। तो इसमें साउथ नजदीक जा रहा है, मैग्नेट नजदीक जा रहा है, there will be induction of current, होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो कैसे, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस पता करते हैं। कॉस क्या है? नजदीक जाता हुआ साउथ। साउथ को नजदीक जाना है, हमें आने नहीं देना है, इसलिए यहां हम साउथ बनवाएंगे। और यहां एक बार साउथ बन गया तो आपको नॉर्थ यहां बनवाना पड़ेगा इस कॉइल के, तो यहां नॉर्थ बनेगा। अब जहां नॉर्थ वहां थंब, और करंट ऐसा, तो करंट जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है, समझ में आ गया, करंट जा रहा है ऐसे। अब इसको हमें थोड़ा लिखने के लिए समझना पड़ेगा कि करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करंट जाते हुए को कैसे हम रिप्रेजेंट करें। हाँ, अगर करंट यहां से निकले, यहां से आए तो यहां से पीछे से जाएगा, और करंट फिर नीचे से आके ऊपर से ऐसे जाएगा, फिर वापस आगे ऊपर आएगा, फिर ऐसे पीछे जाएगा, और यहां से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट यहां से निकलेगा और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, समझे कि नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बेटा, लेकिन हम यहां पे इमेजिनेशन का बहुत काम है। देखो क्या करना है, करंट ऐसे जा रहा है तभी यहां नॉर्थ बनेगा। अब जब करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो इस कॉइल में यहां से ये Q से ना ऐसे देखो वायर बाहर आ रहा है, हमारा करंट उल्टा जाना चाहिए, Q के तरफ जाना चाहिए, तो करंट हमारा यहां से Q के तरफ जाएगा, और फिर Q से R जाएगा, R से P जाएगा, और इस तरह से फिर पूरे कॉइल में घूमेगा। तो हमारा करंट Q से R, R से P, P से Q, ऐसा मान लो, ठीक है। तो Q R P Q, ठीक है, ये मेरा आंसर है। हम इसको वेरीफाई करते चलेंगे, चलो लेट्स वेरीफाई, ठीक है। Q R P Q कहाँ है आंसर? Q R P Q, यस, करेक्ट आंसर इट इज। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला, इसमें जरा आप देखोगे तो यहां करंट कैसे जा रहा है। देयर इज अ मैग्नेट जिसमें साउथ नजदीक जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें साउथ नजदीक जा रहा है, वो प्रॉब्लम है ना। साउथ को नजदीक जाने से रोकने के लिए यहां पे खुद एक साउथ बनेगा,
साउथ का नजदीक जाना इज द कॉज, उस कॉज को अपोज करने के लिए वो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि यही साउथ बन जाए, और यहां साउथ बनाने के लिए यहां नॉर्थ बनाना पड़ेगा। यहां नॉर्थ बनाने के लिए करंट का थंब का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ होता है, तो करंट ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, यानी कि करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। तो थोड़ा बहुत आप इमेजिन कर पाओगे, तो करंट यहां से निकल के ऐसे आ रहा है, तो यहां Q से निकलेगा और ऐसे घूम के फिर जाएगा ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां P से वापस नीचे आ जाएगा और फिर R के पास जाएगा वापस Q के पास। PQRP, PQRP, दिस इज माय आंसर, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, PQRP, PRQP, PRQP, PRQP है बेटा, देखो PRQP समझ गए कि नहीं? हमने करेक्ट आंसर लिखा है। PQRP में PQRP ऐसे तो नहीं होता, हमने उल्टा लिख लिया यहाँ पे। करंट का डायरेक्शन अभी सही बनाया है, P से R, R से Q, Q से वापस P। ठीक है, तो बनाया सही है, लिखने में मिस्टेक हो गई। PRQP, PRQP। अब यहां तो हमने बना लिया, इस कॉइल में भी बनाते ना, क्योंकि यहां से नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जाना इज द कॉज, और कॉज को अपोज करना है, यानी कि नॉर्थ को दूर जाने नहीं देना है, तो यहां नॉर्थ बनाना पड़ेगा ना। यहां नॉर्थ बनाओगे तो नॉर्थ को दूर जाने से रोक पाओगे, और ये नॉर्थ को दूर जाने से रोक नहीं पाओगे, सॉरी यार। यहां नॉर्थ का दूर जाना इज द कॉज, तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकने के लिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां होगा साउथ बन जाएगा, और यहां साउथ बनेगा तो यहां नॉर्थ बनेगा, और इसीलिए आप समझोगे कि करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, तो यहां नॉर्थ ऐसे, तो करंट यहां से जाएगा, फिर वाई के पास ऐसे घूम के, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर वापस ऐसे घूम घूम के यहां से ऐसे घूमेगा, तो आप यहां से ऐसे ऐसे करंट जाएगा, तो यहां वाई जेड एक्स और फिर यहां वापस वाई, ये करंट का डायरेक्शन होगा। क्यों? यहां से नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ को दूर जाने नहीं देना, तो उसे खींचोगे कैसे? यहां साउथ होगा तभी तो खींचोगे, तो ये कॉइल में करंट ऐसे बनेगा ताकि यहां साउथ बन जाए। बस अगर आप अभी सीख चुके हो ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। आई होप कि आप समझे। अब सी के पास आते हैं। ठीक है, ये आंसर परफेक्ट ही है। सी के पास आते हैं। सी में जो करंट है वो बेटा ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निकलता है ना करंट, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉइल में जहां करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, अब देखोगे तो यहां जो है बच्चा साउथ बन रहा है और यहां नॉर्थ बन रहा है। अब आप बोलोगे कैसे पता चला? आप हमेशा एक काम करिए, ऐसा बनाने की ट्राई करिए। कहां से साउथ दिख रहा है? यहां से साउथ दिख रहा है ना, इसीलिए एस कहां से दिख रहा है? ये, तो ये आपने बना लिया साउथ। अब आपने एक बार साउथ बना लिया, उसके बाद क्या रीजन क्या है कि यहां से करंट चेंज हो रहा है? टैपिंग द की जस्ट क्लोज, ये जब स्विच जस्ट क्लोज होगी तो करंट इनिशियली बढ़ता है ना, जैसे ही स्विच बंद करोगे यानी कि करंट फ्लो करना शुरू होगा तो करंट के लिए जीरो से उसकी मैक्सिमम तक जाएगी, यानी कि करंट चेंज हो रहा है। और अगर कोई कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है तो किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके सेंटर, उसके आजू बाजू, कोई भी रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट I/2R, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और इसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा इस वाली कॉइल में। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा था, ठीक है, नॉर्थ से ऐसे देखो ना करंट, आप अपना कर्व्ड फिंगर घुमा के देखो, जहां नॉर्थ है वहां ऐसे, तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ, इसलिए मैंने इस कॉइल में यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसा बना लिया। इस कॉइल का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। अब ये कॉइल में इस करंट के बढ़ने की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसमें भी हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट ऐसे बनेगा कि उसके कॉज को अपोज करे। उसका कॉज क्या है? बढ़ता हुआ करंट। करंट बढ़ेगा इसमें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहां हम अल्टीमेटली, यहां साउथ है ना इस कॉइल का, तो वो साउथ को अपोज करने के लिए यहां क्या बनाएगा? कम ऑन एवरीवन, साउथ को अपोज करने के लिए साउथ बना देगा, ठीक है, ताकि यहां साउथ बन जाए। अब यहां जब उसको साउथ बनाना है तो करंट फ्लो कराना पड़ेगा ऐसा, Z से Y, Y से X, Z से Y, Y से X, तो Z Y X Z, Z Y X Z,
ठीक है, जेड बाई एक्स जेड। चेक कर लेते हैं सी में क्या है आंसर, वहां पे नंबरिंग का मिस्टेक है, सी और डी। हाँ सी में ये रहा हमारा, ये है सारे क्वेश्चंस, यहाँ 2 डायग्राम मिसिंग है, डी तक ही है, ई एफ यहाँ है, तो सी में हमारा आंसर क्या है, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स से वाई उल्टा जा रहा है, हमें वो पता करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, करंट उल्टा क्यों फ्लो हुआ, हमें वो पता करना है। समझिए, जस्ट करंट क्लोज किया, करंट क्लोज करते वक्त में करंट बढ़ा, बढ़ते हुए करंट को अपोज करना यानी कि करंट को कम करवाना, तो इसी के लिए हमारे पास में ठीक है, हम यहां पे जो समझे हैं वो थोड़ा सा उल्टा है, इसमें हमारा डायरेक्शन रिवर्स्ड है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है बेटा, रिवर्स्ड है, यानी कि करंट जो है आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये पीछे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, यहां नॉर्थ, यहां साउथ। अब ये नॉर्थ और साउथ को अपोज करता हुआ, अब ये नॉर्थ और साउथ को अपोज करता हुआ किस हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है, हमें वो भी देखना है। कम ऑन एवरीवन, तो यहां Z साउथ को अपोज करने के लिए यहां क्या बनेगा, कम ऑन, साउथ को अपोज करने के लिए यहां बनेगा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ बना देगा यहां पे, तो करंट, हमारा करंट पहले कैसा था, Z Y X Z, Z Y X Z, ऐसे यहां नॉर्थ बनेगा, Z Y X Z, X Y Z X। बेटा सही बनाया था हमने परफेक्ट बनाया था बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है, यहां पे भी हमने सही लिखा है, X Y Z X। देखो X से Y, Y से Z, Z से X, यानी कि यही नॉर्थ बन रहा है, यही नॉर्थ बनेगा, यहां साउथ ही बनेगा, हमने सही बनाया था, परफेक्ट बनाया बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा यहां पे देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस कॉइल का यहां साउथ बन रहा है और इस कॉइल का यहां नॉर्थ बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह से यहां नॉर्थ है इसका और यहां साउथ है। अब ये साउथ को अपोज करने के लिए यहां साउथ ही बनाएगा ना, तो साउथ को अपोज करने के लिए साउथ बनाएगा, तो हम यहां पे इस कॉइल में भी यहां साउथ बनाएंगे, तो इस कॉइल में यहां नॉर्थ बनाएंगे, तो X से निकलेगा करंट Y पे, Y से Z में, तो यही नॉर्थ है, देखो ना इस तरह से, अब देखो इस तरह से, तो ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा हमारा साउथ, ये परफेक्ट है, हमने जो लिखा था वही है सही, यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा, और ये X से करंट निकलेगा, Y पे से आएगा, Y से Z में जाएगा, Z से वापस X में जाएगा, X Y Z X, वो लिखने में कुछ मैंने शायद मिस्टेक कर दी थी, X Y Z X। ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट आंसर। किस तरह से हुआ, आई होप आपको समझा। हमें इस कॉइल ने यहाँ साउथ बना के दिया और उस साउथ को अपोज करने के लिए इस कॉइल में यहाँ साउथ बनाना है, तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और यहाँ नॉर्थ लगा दिया, तो नॉर्थ यहां है तो साउथ ऑब्वियसली यहां आ गया, अल्टीमेटली वी गॉट द करेक्ट आंसर, एक्स वाई जेड एक्स। नेक्स्ट इज डी। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में हमें बोला है कि रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज, रियोस्टेट जो सेटिंग है वो चेंज करोगे तो भी अपने आप करंट इसमें चेंज होगा। तो यहां पे करंट कैसा फ्लो कर रहा है बेटा, करंट यहां पे ऐसा फ्लो कर रहा है, यानी कि यहां उसका नॉर्थ है और यहां उसका साउथ है। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसलिए यहां उसका नॉर्थ है, यहां उसका साउथ हो गया। अब ये साउथ को अपोज करने के लिए इस कॉइल में यहां साउथ बनेगा ताकि वो साउथ को अपोज कर पाए। अब साउथ को अपोज करने के लिए उसको यहां नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तो यहां नॉर्थ बनाने के लिए नॉर्थ यहां बनाना पड़ेगा और नॉर्थ यहां बनाना पड़ेगा और साउथ यहां बनाना पड़ेगा। तो नॉर्थ यहां बनाने के लिए Z से Y, Y से X वापस Z, Z से Y, Y से X वापस Z। समझ में आ गया, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो Z से Y, Y से X, X से Z। तो देख लेते हैं, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। Z से Y, Y से X वापस X, X Y Z X परफेक्ट है। देख लीजिए X Y Z X, X Z से Y, Y से X वापस Z। कहां से, अरे यार ये सब लिखावट इतनी कंफ्यूजिंग हो रही है इसमें। Z से Y, Y से X परफेक्ट है बेटा। कॉइल हमने सही इमेजिन की है, ये YZ वाली लाइन जो है वो इस बैरियर के पीछे है,
ये x वाली लाइन बैरियर के आगे है, तो करंट हमारा जाना चाहिए ऐसे, ये आगे है, तो यहां से करंट, हाँ देख लीजिए बेटा यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, ध्यान से देखो, आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाओगे इसमें ना, कौन आगे है, इस बीच की जो लाइन है उसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है, ये समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये लाइन जो है ना वाई एक्स वाई, वो लाइन के बाहर है, और ये जो लाइन है जेड एक्स वो लाइन के पीछे है, समझ में आ गया, इसीलिए आपने उसके हिसाब से बनाया, ठीक है। अब आप यहां देखो एक्स, ये वाली जो लाइन है ये वाई जेड, ये लाइन के पीछे है, और ये x वाली लाइन के आगे है, यानी कि x इधर है और yz इधर है, ठीक है। अब x इधर है yz इधर है, तो करंट x से निकलेगा, समझ में आ गया, x से निकल के जाएगा y पे, y से निकल के जाएगा z पे, z से निकल के आएगा x पे, तब यहां नॉर्थ बनेगा। देख लीजिए ऐसा, आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे वो जो लाइन वाला चीज है ना वो मैं मिस कर रहा हूं कब से, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। हम अभी नहीं मिस करेंगे, देखो ये जो Z जो काट रहा है ना जिसको लाइन, वो इसका मतलब वो पीछे है उसके, समझ में आ गया। 2D डायग्राम है, 3D में थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है, बट बाकी आंसर तो इस तरह से ही आता है। देखो यहाँ पे ये x से करंट निकलेगा, y पे से जाएगा वापस z से, तो x बाहर है, यानी कि यहाँ वो लाइन है, x यहाँ है, और फिर yz पीछे है, ऐसा समझ में आ गया। इसीलिए यानी कि x वाली लाइन इस लाइन के पहले है और yz वाली लाइन इसके पीछे है, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी इसमें कोई भी बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। अब हमारे पास ये दो है, यहाँ पे की जस्ट रिलीज की हमने, की जस्ट रिलीज करोगे करंट तो बदलेगा, करंट बदलेगा तो इस कॉइल में करंट बदलेगा, करंट का कॉइल बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी बदलेगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी मैग्नेटिक इंडक्शन करेगी, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन एक तरीके से। अब यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, अब बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा करंट जा रहा है, तो पॉजिटिव से करंट जा रहा है और फिर ऐसे 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 करंट घूम के वापस यहाँ आ रहा है, तो करंट निकला पॉजिटिव से वापस घूम के आया नेगेटिव पे। अब इस पीछे से जा रहा है, देखो यहां से घूम के पीछे से करंट ऐसे आया, तो करंट ऐसा है, इसका मतलब कि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ कौन है, साउथ है। करंट कैसा है, यहाँ पे पीछे से आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, राइट हैंड से करने का, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा कि ये नॉर्थ एक बार हमें पता चल गया ना, तो ये नॉर्थ को अपोज करने के लिए, इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहाँ पे भी नॉर्थ बनेगा। अब जब यहाँ नॉर्थ बनेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो x से अंदर चला जाएगा करंट, x से अंदर जाएगा और फिर घूम घूम पे y पे आएगा, फिर y से जाएगा r x, तो x से गया y, y से गया r, r से गया x, तो y r x, ऐसा ये सीक्वेंस दिखना चाहिए, y r x, ठीक है। देख लेते हैं, y r x ये दिख रहा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो x y r x, यानी कि क्या हुआ, x से निकला y पे गया, y से वापस r पे, फिर x पे। अगर हम वो कंसीडरेशन बराबर कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज लाइन के बाहर है, कौन सी चीज लाइन के अंदर है, जैसे ये लाइन के बाहर है, ये लाइन के पीछे है, ये लाइन के बाहर है पहले है, ये लाइन के पीछे है, समझ में आ गया, तब हम सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। ये जो है हमारा, ये लाइन के बाहर है, ये लाइन के पीछे है, ठीक है, ये हमें सही से कंसीडरेशन करना पड़ेगा। अब इसमें तो हमारा आंसर आ गया कि y x y r x, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, करंट डिक्रीजेस इन द स्टेडी रेट, इसमें जो है करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, करंट की वैल्यू कम हो रही है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, कोई भी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनती है, ये कम हो रही है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है, यानी कि फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो वायर है ना पीछे बीच में जो सर्कुलर कॉइल रखी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी तो उसके परपेंडिकुलर में काम हो रहा था, इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, ठीक है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो साउथ में ऐसी थी, तब हमारे यहाँ इंडक्शन हो रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और कॉइल भी वैसी है, इसीलिए कॉइल में कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एज फील्ड ऑफ लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग लिखना चाहिए।
ठीक है, क्या आपको ये समझा बेटा? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, जो मेन हमारा मैग्नेट है, जो मूविंग कॉइल है, उसका नॉर्थ साउथ पता कर लो, दूसरे वाले के अंदर इंड्यूस कराओ उसके अपोजिट वे में, ठीक है, ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करे, साउथ साउथ रिपेल करे। अब इसी तरह से ये सेकंड केस में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, यहां पे भी लेंज लॉ लगाना है, लेकिन यहां हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत सिंपल है। पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता किस में? जहां पे मूविंग कंडक्टर हो। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग कंडक्टर आपको जैसे दिख जाता है ना, आप अपने वहां पे लगा दो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? अपना राइट हैंड उठाओ, इस चैप्टर में राइट हैंड ही उठाना है, ठीक है, राइट हैंड उठाना है, थंब निकालना है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंड फिंगर जो होती है, यानी कि ऐसे हम तीनों फिंगर्स को रखेंगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड फिंगर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स करंट इंड्यूस्ड करंट। इसमें बात करते हैं अ वायर ऑफ इरेग्युलर शेप टर्निंग इनटू सर्कल। ये जो वायर है उसका इरेग्युलर शेप है, वो थोड़ी देर बाद ऐसे एक्सपांड होगा और एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि ये जो वायर है हमारा वो ऊपर जा रहा है, तो मोशन कहां हो रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस, यानी कि अंदर, ठीक है। तो हम थंब से देखेंगे मोशन कहां है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब हमारा सेकेंड फिंगर हम खोल देंगे, तो अब देखो मैंने सेकेंड फिंगर खोला, करंट आ रहा है ऐसा, करंट जा रहा है डी से सी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो डी सी बी ए, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। आपको मैं यहाँ पे करंट को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट, डी सी बी ए, ये फाइनल आंसर है बेटा, यही आंसर है। भले लिखा फिर यहाँ से ए डी सी बी ए लिखा हो, वो एक ही बात है, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, समझ में आ गया। करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसा, 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 ऐसे 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 जा रहा है। ये बहुत सिंपल सा रीजन है, आपको वापस एक बार समझाना है, वापस समझा देता हूं। ये जो है हमारा वायर, वो लंबा करेंगे हम इसे, दिस वायर विल बी स्ट्रेच्ड। ये वायर को हम खींचेंगे ताकि वो एक सर्कल बन पाए। अब जब हम ऐसा खींचेंगे इस ऊपर वायर, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ मोशन होगा, मोशन ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फॉर थंब क्या है? मोशन रिप्रेजेंट करता है, थंब। फर्स्ट फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस है ना, अंदर, इनवर्ड्स है। और ये जो सेकंड फिंगर है वो करंट रिप्रेजेंट करता है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, जो इंड्यूस होगा ना करंट। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर मूव कर रहा है, इसीलिए करंट इंड्यूस हुआ। तो वो जाएगा, ए से निकलेगा डी, डी से सी, डी सी से बी, ऐसे आप ए डी सी बी ऐसा भी लिख सकते हो। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? ए डी सी बी ए, देखा मैं बोल रहा था ना आपको, तो आप ए डी सी बी ए ऐसा याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको ए डी सी बी ए, अभी भी वही है, ए डी सी बी ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बात करो, इसमें हमारे पास पहले सर्कुलर कॉइल है, छोटी कर रहे हैं हम उस कॉइल को, तो यहां जा रही है वो कॉइल, ये वायर यहां जा रहा है ताकि वो यहां पे आ जाए, ठीक है। तो मोशन हो रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ है, डॉट यानी आउटवर्ड, तो थंब रिप्रेजेंट्स मोशन डाउनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, थंब रिप्रेजेंट्स मोशन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड लाइक टुवर्ड्स यू। करंट जा रहा है ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, देखो, तो करंट जो है सेकंड फिंगर से दिया जाता है, वो ऐसे जा रहा है, तो वो ए से निकलेगा करंट, डी पे जाएगा, सी पे जाएगा, बी पे जाएगा, वापस ए डैश
डी डैश, सी डैश, बी डैश, याद रखिए ए डी सी बी, चेक कर लीजिए, लेट्स चेक इट आउट, ए डी सी बी, वापस ए पे आएगा तो ये, ठीक है, ऐसा ही है बेटा, ऐसे सवाल आ सकते हैं। हाँ, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। A long solenoid with a 15 turns per centimeter. There is a long solenoid, एक solenoid है जिसके अंदर 15 turns है। अरे ये small n है, number of turns per unit length है ना, तो कितने हैं 15 turns per centimeter, 15 turns per centimeter। हम पर सेंटीमीटर चला नहीं सकते, तो इसीलिए हम 15 अपॉन सेंटीमीटर, तो 15 अपॉन 10⁻⁻² लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर में मीटर लिखेंगे। अरे डिनोमिनेटर में 15 अपॉन 10⁻² मीटर लिख लेंगे, सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू 10⁻², खत्म। 10⁻² ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 15, 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻², यानी 100, तो 1500 पर मीटर। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन मीटर, SI यूनिट। ये हमने पहली बात कर दी। Has a small loop area of 2 centimeter square. Area of the loop is 2 centimeter square. हमें सेंटीमीटर नहीं चलेगा, तो 2 का 2 रखा और सेंटी की जगह 10⁻², लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटी का भी स्क्वायर होता है और मीटर का भी स्क्वायर होता है। सेंटी का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू उसका स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, दिस इज योर एरिया। Placed inside a solenoid to its normal axis, ठीक है, long solenoid is placed inside a solenoid to its normal axis, okay, एक और solenoid में रखा है। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere, a small loop of area, as a small loop of area, ठीक है, ठीक है। If the current carried by the solenoid changes steadily from this to this, यानी कि current is from first, current कितना हो रहा है 2 एम्पियर से बढ़ के कहां पे जा रहा है बेटा 4 एम्पियर जा रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है 4 एम्पियर पे, ठीक है, इन 0.1 सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी है 0.1 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल करंट इज चेंजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है व्हाइल करंट इज चेंजिंग, ये चीज बतानी है हमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हम सब बताएंगे, ठीक है। हमें करंट चेंज बता दिया, तो चेंज इन करंट कितना है, डेल्टा आई कितना है 2 से 4। हम एक्चुअली जब चेंजिंग करंट होता है ना तो उसको स्मॉल आई से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंजिंग है वैल्यू, तो चेंज इन करंट कितना है बेटा 4 - 2, तो विच इज 2 एम्पियर, ठीक है। चेंज इन करंट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, और चेंज इन टाइम, कितने टाइम में वो करंट चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड है, ठीक है, याद रखिए इसको। आप चाहो तो डेल्टा आई को डी आई यानी कि चेंज इन करंट ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी को डी टी यानी कि चेंज इन टाइम ऐसा भी लिख सकते हो। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हाइल करंट इज चेंजिंग, ईएमएफ चाहिए आपको। कॉइल के अंदर आपका यहां करंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो देयर इज अ चेंजिंग करंट which induces EMF inside the coil। जी हाँ, it will induce। वो कितना होता है, तो सबसे पहले हमें EMF induced का फॉर्मूला लिखना है। EMF का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, ठीक है। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, बोलो फ्लक्स इज BA cos θ अपॉन dt। इसमें नॉर्मल टू इट्स एक्सिस से नॉर्मल एरिया है सोलेनॉइड का, एरिया ऐसा है और एक्सिस ऐसा है, यानी कि एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, यानी कि ये थीटा हमें 0 लेने बोल रहा है, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1 होता है, इसीलिए हमारे पास E का फॉर्मूला आएगा -dBA ओनली और ये dt का dt, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, माइनस का माइनस रखेंगे, डी की जगह डी, बी की जगह वैल्यू रखो। ये कौन है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n I, याद है कि नहीं है, जहाँ पे करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, ठीक है। मैं यहाँ जानबूझ के करंट को स्मॉल आई से लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ ये dB लिखना है तो di लिखना पड़ेगा,
क्यों डी आई लिखा मैंने? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग वैल्यू चाहिए। चलो बाद में करते हैं, काम करो। तो यहाँ बी की जगह रख दो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई लिखो, ठीक है, ये लिख लिया। और इनटू एरिया, ए वाला ए तो है ही, अभी हमने क्लोज कर दिया, और नीचे डी टी। क्या म्यू नॉट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, म्यू नॉट को बाहर ले लो। ये एन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, एन की वैल्यू फिक्स है, वो ऐसी ही रहने वाली। एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो भी फिक्स है। तो चेंज कौन हो रहा है? डी आई और डी टी। डी आई कितना है? ये रहा। डी टी कितना है? ये रहा। तो हम अभी क्या ले लेंगे? जो नहीं है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो बाहर ले लो। तो म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, ए बाहर, बचा कौन? डी आई बाई डी टी। आपको ये माइनस साइन नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्शन पूछा ही नहीं है कहीं, देखो इसमें, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस की वैल्यू माइनस, म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट, एन का वैल्यू ए का वैल्यू ए, और डी आई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ? डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर अपॉन 0.1 सेकेंड, 2 एम्पियर अपॉन 0.1 सेकेंड दिया है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? -0, माइनस क्या होती है? ये माइनस का माइनस, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? 1500, ठीक है। कितना है बच्चा? कम ऑन एवरीवन, 1500 इंटू ए कितना है? ए इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये डी आई की जगह 2 डाला था हमने और डी टी की जगह 0.4, तो 2 बाई 0.1, सॉरी 0.1 डाला था हमने। इसको सॉल्व करना है, नंबर्स आर वेरी इजी, आप आराम से निकाल सकते हो। चलो तो हम यहाँ नंबर्स को तो बहुत आसान है, 0.1 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो ये 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास नंबर्स क्या है? माइनस का माइनस, 4 का 4, पाई का पाई, और 1500 का 15 लिखता हूँ, चलो 15 ही लिखता हूँ खाली, 10⁻2 उधर ले लूंगा, ठीक है, इंटू 10⁻2, 1500 का 10⁻2 उधर, ये 10⁻⁻7 इधर है ना, 10⁻⁻7 है तो -7 लिख दिया, 10⁻⁻4 है तो ये -4, ये 2 का 2, ये भी 2 का 2, और नीचे 10⁻1 है ना, सॉरी 10⁻1 है, ऊपर आएगा तो 10⁻+1, तो ये +1, ठीक है। कैलकुलेशंस बेटा मैंने ज्यादा करके तो कर ही दिया है, आप थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे मुझे पता है, बट थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता देता हूँ। 4 इंटू 4 कर दो तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 15, 8 इंटू 15, 15 8 तो आप आराम से कर लोगे, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर दो, सिंपल नंबर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग, माइनस नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ऐसा लिख दो, और इंटू 10⁻² क्या आएगा बेटा? 2 -4 -7 -4 गिव्स यू -11 -11 और 3 +3 -11 गिव्स यू -8, ठीक है। ईएमएफ है इसलिए वोल्ट में लिखोगे आंसर, इस तरह से करना है। देख लीजिए यहाँ पे सब किया हुआ है, बस आपको सिंपल नंबर्स मल्टीप्लाई करने थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन से नंबर्स है। 3.14 इंटू 15 इंटू 8, ठीक है, चेक कर लीजिए। This is how you will get the correct answer. Come on everyone, look at this. You will be able to do it. अब हम आते हैं मोशनल ईएमएफ पे। अच्छा टॉपिक है, ब्यूटीफुल टॉपिक। हमें क्या है इसमें कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अभी यहाँ अंदर जाती हुई है, ठीक है, और अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड में एक ये फ्रेम है हमारे पास जो फिक्स्ड ऐसी ही रहने वाली है, और उसमें बीच में एक वायर है, जो ये वायर या रॉड बोलो, ये रॉड मूविंग रॉड है। रॉड कैन बी फ्रिक्शनलेस रॉड, ये फ्रिक्शनलेस मूविंग रॉड है जो अंदर की तरफ मूव करता है। अंदर भी करा सकते हो, बाहर भी करा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन जब ये रॉड मूव करेगा तो उसका मोशन होगा, और ये रॉड जो है वो मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मूविंग रॉड और मूविंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट चेंज। ये मूविंग कंडक्टर जो है ना, वो आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा आप कंडक्टर का ये देख रहे हो, ये पूरा एक लूप बन रहा है कि नहीं। इस लूप में पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड यहां से यहां आ गया, कम मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये रॉड यहां से यहां आ गया और कम मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के अंदर। इसीलिए आपको यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रॉड में करंट इंड्यूस होगा। ये रॉड जो है वो इस फ्रेम को अटैच्ड है, इसलिए करंट उसमें से भी फ्लो करेगा। अब ये करंट का दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा पता होना चाहिए उसका डायरेक्शन, याद रहेगा। अब
ये रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर आपको वो पता करना है तो वो होता है बी एल वी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इधर से इधर तक का, v is the velocity of the conductor, b is the magnetic field जो एक्सटर्नली है। इसका डायरेक्शन देने के लिए काम करते हैं। डायरेक्शन किसका मिलता है हमें? करंट का मिलता है। करंट का डायरेक्शन मिल गया तो हम वहां पे राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक बार हमें करंट का डायरेक्शन मिल गया ना, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव भी लिखना है। चलो ध्यान से देखो, ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालते, करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते बता दो। ध्यान से देखो इधर, थंब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कम ऑन एवरीवन बताओ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट करता था? कम ऑन, थंब रिप्रेजेंट करता था मोशन ऑफ अ कंडक्टर। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता था? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता था? सेकेंड फिंगर इंड्यूस्ड करंट, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे मोशन को थंब से रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है यानी कि इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड। तो यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ना, यानी कि करंट जब नीचे जाता है तो करंट हमने नीचे बनाया, बात सही की हमने, करंट हमने कहां बनाया? नीचे। अब करंट अगर नीचे है, इसका मतलब कि करंट का पॉजिटिव साइड ऊपर होगा, नेगेटिव साइड नीचे होगा, यानी कि ईएमएफ प्लस टू माइनस ऐसे बनेगा। और अगर ईएमएफ प्लस टू माइनस ऐसे बना है तो नेगेटिव से दूर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव से टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो करंट नीचे जा रहा है ना, करंट कहां जा रहा है? नीचे। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे? ऊपर। हमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको करंट जहां मिले उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और जहां करंट मिले, जहां से जहां आ रहा है वहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट। कैसे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बना, नीचे नेगेटिव। तो करंट जा रहा है ऐसे, और हमारा यहाँ करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। इसी तरह से करंट इसमें जनरेट हो गया। यानी कि हमारे पास क्या खूबसूरत चीज बन गई है। एक रॉड है, एक फ्रेम है, उस पे रॉड रखा, रॉड को मूव करो, अंदर करंट बन गया, बिना कोई सेल लगाए। इसमें कोई सेल लगाया ही नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड दी और रॉड को मूव किया, अपने आप वहां करंट इंड्यूस हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ फिजिक्स। समझ में आ गया कैसे हुआ ये करंट अंदर इंड्यूस? करंट इस डायरेक्शन में कैसे बना, समझा कि नहीं समझा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही आपको करंट का डायरेक्शन देता है। तो थंब, फर्स्ट फिंगर गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस है ना यानी कि इनवर्ड्स, और सेकंड फिंगर विच इज नीचे, तो नीचे आपका करंट है, तो करंट नीचे है इसका, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि करंट नीचे यानी कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। समझ में आ गया? तो इसमें मैग्नेटिक कितना ईएमएफ बनेगा वो इससे पता चलेगा। इस वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस पता हो तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ई बाई आर कर दोगे, यानी कि BLV कर दोगे अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस भी पता हो तो आपको टोटल करंट भी मिल जाएगा कि कितना करंट है। पता है कि आपको क्वेश्चन आएगा तब करा दूंगा। अब इसमें ये हमारे पास क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड ही है, लेकिन ये जो रॉड है वो इस तरह से सर्कल रोटेट कर रहा है। समझ में आ गया? अगर ये रॉड रोटेट कर रहा है तो ये जो रॉड है हमारे पास में, जस्ट अ मोमेंट, ये रॉड वो ऐसे घूम रहा है, जिसकी एंगुलर स्पीड ऐसी है, तो इस पॉइंट पे उसकी लीनियर स्पीड भी तो ऊपर होगी ना, समझे? तो इसमें हमारे पास में ये जो रॉड है वो भी BA cos थीटा में एंगल थीटा चेंज कर रहा है। जी हाँ, तो हमारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस कॉइल के अक्रॉस, क्योंकि ये वायर जो है रॉड वो पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बदल रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी इंडक्शन होगा, हाफ B ओमेगा स्क्वायर L। ये है हमारा फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फॉर द EMF दैट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। और लेट्स से ये रॉड के अंदर करंट कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले समझना है रॉड मूव कैसे कर रहा है। रॉड तो ऊपर मूव कर रहा है, तो थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस इनवर्ड, तो करंट इंड्यूस होगा ऐसे। समझ में आ गया? वापस करो, थंब कहां है? ऊपर। क्यों? करंट, ये देखो रॉड ऐसे जा रहा है ऊपर। फर्स्ट फिंगर करंट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट रिप्रेजेंट करता है सेकंड फिंगर, करंट ऐसे। तो इनसाइड दिस करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि यहां से करंट निकल रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव EMF, तो प्लस से माइनस EMF ऐसे जनरेट होगा। कोई डाउट है? ये उसका EMF का फॉर्मूला। अब वापस हाफ B ओमेगा स्क्वायर L अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रख दो, तो करंट भी मिल जाएगा। कितना करंट बना है? कम ऑन एवरीवन, दिस इज सो इजी राइट? चाहिए तो इसे लिख लीजिए।
ठीक है, इसके ऊपर सवाल भी है। रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, विद अ स्मॉल कट, जिसके कोई एक साइड पे एक स्मॉल कट है, यानी कि ये पूरा क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। अब देखो ये ऑलरेडी एच पे है, अब ये जैसे ही यहां बाहर निकलेगा तो थोड़ा पहले बाहर आ जाएगा, फिर और बाहर, फिर और बाहर, फिर और बाहर, पूरा मैग्नेटिक फील्ड से ये कॉइल बाहर आ जाएगा। ऑफ द मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का? 0.3 टेस्ला। नॉर्मल टू द लूप, आप लूप से नॉर्मल ले लो। लूप से नॉर्मल, यूजुअली हम मैग्नेटिक फील्ड हमें कोई भी डायरेक्शन में बोली जाए कि आप लेना है तो हमेशा इनसाइड क्रॉस में लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमें बोला ना, एक पूरे कॉइल में बीच में कट है, तो ये कट के बीच में यानी कि यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ वो बताओ। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लूप जो है वो आगे मूव कर रहा है, बट विद द वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर, कितनी है वेलोसिटी बेटा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इन द डायरेक्शन टू नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड से परपेंडिकुलर पहले अंदर जा रहा है, लॉन्गर साइड से परपेंडिकुलर फील्ड अंदर जा रहा है, यानी कि ये जो वायर है, ये जो लूप है, वो लॉन्गर साइड से नॉर्मल में ऐसे बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया? और शॉर्टर साइड, दूसरा है शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड वाला मैं बताऊंगा, शॉर्टर साइड बाहर निकलेगा। अभी ये देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो है वो पहले वो साइड को ऐसे रखेंगे, फिर वो बाहर निकलेगा लूप, फिर 2 सेंटीमीटर जो है वो इधर रहेगा और फिर बाहर निकलेगा। समझ में आ गया? दो केसेस है, सेकंड केस के ऊपर बात करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, दोनों केसेस में बताओ कि इंड्यूस वोल्टेज कितने समय रहेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अब हम सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चला है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर कॉइल और फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बताऊं, ये जो वायर है ना, इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द वायर दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी वहां करंट इंड्यूस होता है। तो करंट सिर्फ इंड्यूस होगा सी और डी की वजह से, क्योंकि यहां वेलोसिटी ऐसी है, ये देखो ना वेलोसिटी, ये लूप बाहर निकल रहा है तो वेलोसिटी ऐसी है, लेंथ परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर है। लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसके अंदर ईएमएफ बनता है BLV, याद है कि नहीं? BLV, ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे से। तो यहां हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही बाय डिफॉल्ट लगाना है। तो फर्स्ट थंब रिप्रेजेंट्स मोशन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड करंट। तो बताइए ये सी और डी में करंट कैसा बनेगा? तो थंब क्या है? मोशन, मोशन ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी इधर है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है। सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट, करंट से कहां है? ऊपर जा रहा है, तो डी से जाएगा सी। करंट जा रहा है डी से सी, सी से बी, बी से ए, यानी कि निकल कहां रहा से? एफ से निकल रहा होगा ई पे, ई से जा रहा होगा डी पे, डी से ऐसे निकलेगा। तो करंट यहां से निकल रहा है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहां पे अंदर आ रहा है, इसलिए मतलब ये यहां पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। दिस इज द वे ईएमएफ इज बीइंग जनरेटेड। अब ये ईएमएफ कितना होगा? तो होता है BLV। अरे करंट जहां से शुरू होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, जहां पे खत्म होता है वो नेगेटिव होता है, हाँ कि नहीं? तो हम माने कि यहाँ एक छोटा सा सेल भी बन चुका है, ये छोटा सा सेल बन चुका है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये ईएमएफ कितना है वो बताओ। हमें पूछा क्या है? डेवलप्ड ईएमएफ, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड? ईएमएफ का फॉर्मूला BLV होता है, लेकिन ये लेंथ की वजह से नहीं जा रहा है, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। ये लेंथ और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं होगा। लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने चाहिए तो ही करंट डेवलप होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ यही एक लेंथ लेंगे जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू कितनी है? 0.3 टेस्ला। ठीक है, अब आप यहां पे लेंथ की वैल्यू डालोगे 8 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हम 8 सेंटीमीटर को लिख देंगे
8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो L की वैल्यू हो गई 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। वेलोसिटी, कम ऑन, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी है इसकी? ऐसे जाने के लिए ये रॉड जो है वो भी तो आगे जा रहा है, जितनी स्पीड से कॉइल आगे जा रही है उतनी स्पीड से रॉड भी आगे जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को हम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थोड़ी लिखेंगे, उसको SI में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे कि नहीं लिख सकते, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड। अरे सेंटीमीटर की जगह सेंटी की वैल्यू रख दी, मीटर का मीटर, सेकंड का सेकंड, 1 सेंटी पर सेकंड। अब यहाँ वेलोसिटी की जगह रख दो, क्या आ गया? ये मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या है 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। देखो B की वैल्यू, L की वैल्यू 8 इंटू 10⁻², V की वैल्यू 1 इंटू 10⁻²। ये E का आंसर। बहुत सिंपल नंबर्स है, आप कर लोगे। 8 इंटू 3 करना है सिर्फ, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो 24 कर दूं, और ये 0.3 है ना, तो उसको 10⁻⁻1 लिख देता हूं, और ये 10⁻², और ये 10⁻², 10⁻5। तो E इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻5। समझ गए? सिंपल, ये वोल्ट में होगा। और ये कब तक लास्ट करेगा वो भी बताना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट इन ईच केस। अब मुझे बताओ, ये कॉइल का ये साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बाहर निकलेगा। 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में पहला हाफ कॉइल बाहर निकल गया, 1 सेकेंड में हाफ कॉइल बाहर निकल गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बाहर निकलने वाला है। 2 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर बाहर निकल रहा है। यहाँ 2 सेंटीमीटर का उसका लेंथ बाकी है, ये रॉड को बाहर निकलने के लिए। ये रॉड बाहर कब निकलेगा? जब ये 2 सेंटीमीटर का रॉड बाहर निकल जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कितना टाइम लगेगा? एक रॉड 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड, 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद में ये जो रॉड है वो यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद तो बाहर निकल गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो 2 सेकेंड तक ही ये ईएमएफ लास्ट करेगा। ठीक है, क्यों? 2 सेकेंड बाद ये पूरा का पूरा कॉइल बाहर निकल जाएगा, इसीलिए। अब सेकेंड केस है, हमें सेकेंड केस में बोला है कि इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर साइड है जिसके नॉर्मल से हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐसी है। ये शॉर्टर साइड ये रही, तो ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड ये रही, और ये वापस 2 सेंटीमीटर वाली, और ये वापस वो कॉइल बीच में जो गैप था वो वाली। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है वो शॉर्टर साइड से परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी ऐसा है। ये लॉन्गर साइड जो है 8 सेंटीमीटर वाली वो भी ऐसे जा रही है, वो लेंथ भी ऐसा है, तो यहाँ इसकी वजह से कोई भी करंट बनेगा नहीं। क्यों? लेंथ और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बन सकता। BLV तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बन सकता। अब दूसरी चीज, ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, हाँ बनेगा। ये जो है जस्ट बाहर निकलने वाला है, तो इसके बाद ये खुद नहीं जनरेट कर सकता। ठीक है, तो ये अकेला साइड है जो जनरेट कर सकता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, सॉरी ईएमएफ कितना बनेगा? BLV इटसेल्फ, BLV ही बनेगा। यही हमारे पास ईएमएफ जनरेट करने का फॉर्मूला है। अब इसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होगा वो बात करो। इसमें ईएमएफ कैसा जनरेट होगा? कम ऑन, मोशन कहां हो रहा है? इधर, तो थंब रिप्रेजेंट्स मोशन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रिप्रेजेंट्स मोशन, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है। करंट, सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट्स करंट, करंट डी से ई, करंट यहाँ से डी से निकलेगा, ई पे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अंदर आ रहा है ए पे, यानी कि एफ से निकल रहा होगा, एफ से करंट निकल रहा है, यानी कि एफ पे पॉजिटिव टर्मिनल बना होगा सेल का, और ए पे नेगेटिव, यानी कि ये जो ई और एफ पे ईएमएफ जनरेट हुआ उसमें ई हायर पोटेंशियल वाला जनरेट हुआ, ए लोअर पोटेंशियल वाला। समझ में आ गया? अब ये एफ पे हायर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ए पे लोअर पोटेंशियल, और करंट कैसे बना है? ऐसे, ये हमने बता दिया। अब कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है वो बता देते हैं। बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला अभी भी एज इट इज रहेगी। लेंथ की वैल्यू, लेंथ इसी में सिर्फ जनरेट होने वाला है, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻², 2 सेंटीमीटर को मीटर्स में लिख दिया। अब दूसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है? वो वेलोसिटी अभी भी वही है, वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड को लिखो 1 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड। ये हमने कन्वर्जन किया था, आपको इसके पहले भी बता दिया। तो 2 इंटू 0.3 ही करना है अभी, तो आप यहाँ पे ई 3 इंटू 2 कर दो तो हो गया 6, और ये 0.3 का 10⁻⁻1 लिखा, ये -2 और ये -2, तो 6 इंटू 10⁻⁻²,
-5 ये है वोल्ट, इतना ईएमएफ जनरेट हुआ। और यहां पे कितनी स्पीड से 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बाहर निकलेगा, 8 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, तब ये लूप बाहर निकलेगा। ये साइड को बाहर निकलनी है, पूरा ये रॉड को बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो ये साइड बाहर कब निकलेगी, जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहे हो तो 8 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 8 सेकंड लगेगा। हर 1 सेंटीमीटर के लिए 1 सेकंड, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, 2 सेंटीमीटर 2 सेकंड में, 3 सेंटीमीटर 3 सेकंड, ऐसा करके 8 सेकंड के बाद। तो टाइम कितना है बेटा, 8 सेकंड, तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा। देख लीजिए आप एक बार, कम ऑन, ये उसका सोल्यूशन पार्ट बता रहा हूं आपको कैसे किया है। I'll have some water. I hope आपको समझा। ट्रिकी है थोड़ा कहीं कहीं, लेकिन बहुत आसान है। एक बार मैंने कराया ना, आपको 2 बार ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, और 2 बार आप अगर ये चैप्टर का सेशन देखते हो बेटा, आई गारंटी कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर ये एक बार में समझना ट्रिकी है, मुश्किल है, प्लीज इसको 2 बार समझिएगा, 2 बार देखिएगा इसको, तब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ में आ गया? पहली बार आप सिर्फ समझ पाओगे कि हाँ सर ये बोल रहे हैं, दूसरी बार आपको पता चलेगा हाँ ये क्यों बोल रहे हैं। समझा? कम ऑन एवरीवन। ये पहला और ये दूसरा केस। ठीक है, come on everyone, once you are done please let me know। चलो, हाँ 6.5 a 1 meter long metallic rod is rotated with the angular frequency। 1 मीटर का रॉड है which is rotated, ऐसा रोटेट करेगा ये रॉड ऐसा। ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा with angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। देखो याद रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, तो रेडियन पर सेकेंड में ही होना चाहिए। अगर वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में है तो आपको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। मिस्टेक्स यहां होती है बच्चों की, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वाली चीज जो होती है ना वो एफ होती है, तो एफ को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा ओमेगा। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता तो मुझसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अभी रेडियन पर सेकेंड है, नो प्रॉब्लम। ओमेगा की वैल्यू 400 रेडियन पर सेकेंड। अबाउट नॉर्मल टू द रॉड, वो तो नॉर्मल टू द रॉड ही होता है, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, कोई एक एंड से फ्लो कर रहा है, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। एक रिंग है जिससे ये सेकेंड पार्ट जो है कॉन्टेक्ट में है, बट ये यहाँ पे टच कर रहा है, सिर्फ इसके ऊपर स्टिक नहीं हो गया, वो टच कर रहा है। ये टच करते 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 ऐसे मूव होगा। समझ में आ गया? अब अ कांस्टेंट एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। आपको यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्रॉस मार लो। ठीक है, हर जगह है, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला। मैं चाहिए तो इसको हाफ टेस्ला लिखो, अच्छा लगेगा कभी कभी। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एग्जिस्ट एवरीवेयर, पैरेलल टू द एक्सिस। ये एक्सिस आपको बोला ना, ये जो रॉड है उसका सेंटर, ये सेंटर से पूरा का पूरा रॉड मूव कर रहा है, तो ये सेंटर जो पॉइंट है वो एक्सिस है ना, यहाँ पे ऐसा एक्सिस होगा बेटा, उसके बाद ये रॉड मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो सही मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही लेनी होती है। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। अरे ईएमएफ कितना है बोलो? बी हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल। बोलो, हाफ का हाफ, बी का 0.5 को हाफ लिखा, ओमेगा, ओमेगा 400 है, 400 का 400 का स्क्वायर, 400 इंटू 400 लिख दो, इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख दिया। कम ऑन एवरीवन। सो यहाँ 2 से गया ये 2, तो 200, 2 से गया ये 2, तो 400, तो 2 इंटू 2 4, 0 0 0 0, 1 2 3 4 हो गया हमारा ईएमएफ इंड्यूस। ये आ गया 4 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। सिंपल, देख लीजिए, आई विल शो यू द सॉल्यूशन।
ठीक है, 100 क्यों आया, देख लो कहां हो गया ये, हाफ इंटू ओमेगा बी एल स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर एल, हाफ इंटू ओमेगा इज 400, बी यहां हमने हाफ ओमेगा एल स्क्वायर लेना है हाफ ओमेगा स्क्वायर एल की हाफ ओमेगा एल स्क्वायर, यो हाफ ओमेगा एल स्क्वायर नहीं होता है शायद से, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर एल ही होता है भाई, डिराइव कर ले, बी एल वी ई इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है, v इज आर ओमेगा, करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताने में एक छोटी सी मिस्टेक की है बेटा, वो छोटी सी मिस्टेक यहां ये है कि L 2 बार आता है, विच इज, हाँ यहां, अरे यार कहां था मोशनल ईएमएफ, हाँ तो ये जो है ना हाफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हाँ तो बेटा ये स्क्वायर ओमेगा पे नहीं आएगा, स्क्वायर एल पे आएगा, ठीक है, यहां नहीं आएगा, एल पे आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर से करिए प्लीज, तो आपको मिस्टेक नहीं होगी, जो भी मैंने की ना वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप बी ओमेगा एल स्क्वायर लोगे यहाँ पे, बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बी ओमेगा एल स्क्वायर से कैलकुलेशन मारो, तो हाफ का हाफ, ये बी का भी हाफ, और ये ओमेगा की वैल्यू कितनी, बी का ओमेगा का स्क्वायर नहीं बेटा, एल का स्क्वायर, मैंने कैसे पता किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर तो इसका लेंथ है ना l, तो l ओमेगा यहाँ पे, तो b l ओमेगा, तो l स्क्वायर आता है, इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूला, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हो सकती कभी, लेकिन आई होप कि आपको ये पता चला इस मिस्टेक के माध्यम से कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कभी कभी। तो ओमेगा क्या है बेटा 400 इंटू एल कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये 2, ये हो गया 2 खत्म, तो यहाँ 100 ही आंसर है, परफेक्ट है ये 100 वोल्ट, चेक कर लीजिए नाउ, ठीक है। मिस्टेक थी ये छोटा सा फॉर्मूला, मैंने ओमेगा स्क्वायर बता दिया था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर नहीं है, दैट इज एल स्क्वायर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब हमारे पास में है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लॉन्ग है, हमें उसमें ईस्ट, अरे यार ईस्ट वेस्ट बताया, तो हम पहले तो बना दे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मेरे लिए ये नॉर्थ है, आगे जो उस साइड है, ये साइड साउथ है, ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ फॉर मी, दिस इज नॉर्थ फॉर मी, ओके। अब इस हिसाब से देखो, 10 मीटर लॉन्ग वायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वायर नीचे गिर रहा है, वायर कहां गिर रहा है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है जो नीचे फॉलिंग कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो मोशन कहां हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। एट राइट एंगल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ यहां है, साउथ वहां है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, और डाउन नीचे मोशन है, तो मोशन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब नीचे, मोशन का डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है आपके तरफ, करंट ऐसे जाएगा, करंट विल गो फ्रॉम दिस ईस्ट से वेस्ट, करंट विल गो फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट बेटा, ठीक है, करंट विल गो फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट में हमारे पास में हायर पोटेंशियल होगा और यहां लोअर पोटेंशियल होगा, ऐसे ईएमएफ जनरेट होगा, करंट विल गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
सिंपल है, बस यही बचा था। विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर पोटेंशियल, ईस्ट टू वेस्ट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन की बात है ना, छोटा सा कंफ्यूजन आंसर उल्टा दे देता है। ठीक है, तो ईस्ट इज हायर पोटेंशियल, यस हमने बस सही लिखा है। करंट ईएमएफ इज जनरेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द करंट EMF is generated from west to east and the end towards the east has higher potential. East में higher potential है, चेक कर लीजिए। अभी मैंने बताया यहाँ पे east में higher potential है and west में lower potential है और current flows from higher potential to lower potential east to west। ठीक है, प्लीज इसे भूलिएगा मत। तो हमने एक सही तरीके से निकाला, मोशन ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यहाँ नॉर्थ है पीछे मेरे आगे साउथ है ऐसे, तो यहां हमने करंट का डायरेक्शन निकाल लिया इस तरह से, विच इज दिस वे मतलब ईस्ट से वेस्ट। समझा, इजी पीजी। ठीक है, देख लो बेटा। ठीक है, हाँ अब है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई कॉइल है, आपको याद है ये सोलेनॉइड, इसी को हम यूजुअली अभी आगे जाके इंडक्टर बोलेंगे, लेकिन ये एक ही कॉइल है। ठीक है, अगर इसमें मैं करंट दूं और वो करंट चेंजिंग करंट हो, करंट जब चेंजिंग हो, ठीक है चलो पहले हम इसमें सिर्फ करंट देते हैं। जैसे ही हम इसमें करंट देंगे, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ये भी याद है आपको। अब जैसे ही मैं इस करंट को चेंज करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर चेंज होगी, यानी कि ये आई जो है वो चेंजिंग आई होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में वो खुद ही बैठा है, ये कॉइल खुद ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी खुद ही एक नया करंट इंड्यूस होगा, दैट विल अपोज इट्स ओन कॉज। समझ में आ गया? तो हम यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी कॉइल के अंदर अगर आप करंट दोगे और वो करंट अगर चेंज हो रहा है, तो वो चेंजिंग करंट की वजह से उस कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेम ही कॉइल में, क्योंकि वो चेंजिंग मैग्नेटिक में वो खुद कॉइल भी प्रेजेंट है ना, तो खुद ही अपनी कॉइल में एक करंट इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जिसको हम बैक ईएमएफ या बैक करंट भी बोलते हैं आगे जाके। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, एंड दैट ईएमएफ फ्लक्स जो होता है ना, चेंजिंग फ्लक्स, वो फ्लक्स और इसका प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट होता है, कितना नया करंट इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है एक दूसरे पे। तो मैं यहाँ ना कैपिटल आई लिखता हूँ, अंदर जो करंट जा रहा है वो आई, यहाँ जो चेंजिंग करंट है वो भी आई। ठीक है, हम कितना करंट दे रहे हैं? आई, और अंदर जनरेट कितना हुआ? जो चेंजिंग फ्लक्स है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। एल इज कॉल्ड एज कितना अंदर जनरेट हो सकता है करंट, या कितना अंदर सबको चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस पे। अब ये एल जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बेटा एक सिंपल सी चीज है, जिसमें आपको, अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक 5/I कर सकते हो, ठीक है, वो कितना, हर कॉइल की खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का लेंथ क्या है, क्या क्या, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी? ये कॉइल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इसके फॉर्मूले को म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए लिखते हैं। ठीक है, म्यू नॉट क्या है? इसके अंदर कौन सा मीडियम है? अगर इसके अंदर एयर है तो हम यहां म्यू नॉट लिखेंगे। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेटा। ठीक है, स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, नेक्स्ट, A is the area of the coil। समझ में आ गया? इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन MLTA, सब पे 2 2 2 दे देने का, लास्ट तीनों पे, लास्ट दोनों पे माइनस और M के ऊपर 1।
ये उसका डायमेंशन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्लीज इसे भूलिएगा मत। अगर आपको एल की वैल्यू चाहिए ऐसे, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स एन है वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, याद रखिए। कितना करंट इंड्यूस हुआ, आई, वो डिपेंड करता है फ्लक्स और एल पे, ठीक है। प्लीज इसे याद रखिएगा। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। अगर आप इस कॉइल में एयर रखते हो तो आपको म्यू नॉट लिखना है। अगर हमने उस कॉइल में कोई कोर डाल दिया, कोर यानी कोई मटेरियल डाल दिया, कोर जो होता है उसका परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। तो आपको यहाँ एल की वैल्यू म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देना है, सिर्फ म्यू लिखते हैं हम इसे, और म्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मैग्नेटिज्म में पढ़ा है हमने। और यहाँ एन स्क्वायर एल ए अभी भी एज इट इज, एन स्क्वायर एल ए अभी भी एज इट इज, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, इन दोनों के लिए। समझ में आ गया? अगर हमने बीच में क्या डाल दिया है, कोर डाल दिया है। कोई डाउट है? ये चीज को भूलना मत, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बात कर रहा हूं। और फाई इज इक्वल टू एल आई। और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक और फॉर्मूला है, आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस कॉइल में पता है? ईएमएफ दैट इज गोइंग टू बी इंड्यूस, जिसे हम स्मॉल ई लिखो यहाँ पे, तो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। कम ऑन एवरीवन। तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी को कैसे लिखा जाएगा? एल का, एल कितना करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एल ये एल इज फ्लक्स, सॉरी एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये कौन सा करंट जो कॉइल में जा रहा है वो करंट है, ठीक है। आप एक काम करो, टेंशन मत लो, सब जगह सेम ही करंट रखो, हर जगह करंट की वैल्यू सेम ही रखो, कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। हर जगह करंट एक ही मानो, एक ही करंट फ्लो है आई, बाकी कुछ की बातें मत करो, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो अंदर की बात है, और उसी की वजह से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, म्यू नॉट एन एल आई वाला। और ये ईएमएफ इनसाइड सोलेनॉइड या सेल्फ इंडक्टेंस इज दिस, ये भी है एक फॉर्मूला। इन दोनों में L जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, विच इज फ्लक्स पर यूनिट करंट, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी इसका डेफिनेशन कई बार पूछा दिया जाता है। आई होप कि आपको समझा। इसके ऊपर कोई सवाल है तो करता है। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंजिंग करंट कितना है? चेंजिंग 5 से 0 तो 5 एम्पियर ही उसका चेंजिंग करंट है इन 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा टी कितना है? 0.1 सेकेंड, ठीक है। आप डेल्टा आई को डी आई भी लिख सकते हो, आपको बताया था। डेल्टा टी को डी टी भी लिख सकते हो, ये भी आपको बताया था। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट, ठीक है, इज इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ईएमएफ आपको दिया है, डी आई दिया है, डी टी दिया है, आप सीधा सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस है ना। तो आपको क्या बोला है? एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये आपको एल पूछ रहे हैं। आपको अभी फॉर्मूला दिया था ना, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। वैल्यू को, नेगेटिव साइन को जान दो, एल डी आई बाई डी टी। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो E है वो है 200 और L की वैल्यू पता करनी है, और ये DI की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, और DT की वैल्यू 0.1। सबको उधर लेके जाओ, 0.1 इधर जाएगा, 200 इंटू 0.1 अपॉन 5 हो गया। अब आप यहाँ 0.1 को लिखो, यही तो L है। अरे यार 0.1 को आप लिख पाओगे, चलो 0.1 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 20 अपॉन 5 हो जाएगा, और ये L हो जाएगा 5 4 20, तो L की वैल्यू आ गई 4 हेनरी। हेनरी लिखना जरूरी है, L इज 4 हेनरी। चेक कर लो, यही आंसर है। कम ऑन, दिस इज द आंसर, चेक इट आउट, है ना। इजी है, बहुत आसान है। कूल, इजी। आई होप कि आपको समझा बेटा। अब हमारे पास है a pair of adjacent coil has mutual inductance 6.8, क्वेश्चन नंबर 6.8। इसके पहले मुझे आपको एक फॉर्मूला भी कराना है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर फॉर्मूला कराना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बेटा? एक कॉइल है, मान लो यहां एक कॉइल है, इसी के अंदर एक और कॉइल है, इसी के अंदर हमने एक और कॉइल फिट की है। कितनी कॉइल है? 2 कॉइल है।
म्यूचुअल के लिए 2 कॉइल जरूरी है, जैसे एक एग्जांपल ये रहा, हमेशा ऐसे ही रखो, जरूरी नहीं है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। अब कोई एक कॉइल से करंट जाएगा, ध्यान से सुनना क्या होगा, कोई एक कॉइल से करंट जाएगा, वो करंट चेंज होगा, तो बड़ी वाली कॉइल से करंट जा रहा है, लेट्स से बड़ी वाली कॉइल में करंट चेंज होगा, और वो चेंजिंग करंट उस बड़ी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसको चेंज करेगा। वो बड़ी वाली कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज हुई, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकंड कॉइल बैठी है, यानी कि सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। किसकी वजह से? फर्स्ट कॉइल से। सेकंड कॉइल में आपने कोई सेल नहीं दिया है, सिर्फ एक ही कॉइल है फर्स्ट कॉइल जिसमें आपने यहाँ पे सेल लगाया है, सिर्फ फर्स्ट कॉइल में आपने सेल लगाया है, सिर्फ ये फर्स्ट कॉइल में सेल लगाया है। दूसरी वाली कॉइल में आपको अपने आप करंट मिलेगा बिना उस कॉइल में करंट फ्लो कराए। ये दोनों कॉइल एक दूसरे को टच नहीं करी, बस एक दूसरे के अंदर फिट की हुई है। आपने फर्स्ट कॉइल में करंट दिया, फर्स्ट कॉइल में चेंजिंग करंट दिया, जिससे फर्स्ट कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कॉइल बैठी है, और वो सेकंड कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम इसको एग्जांपल के लिए बाजू बाजू में कॉइल बनाते हैं हमेशा। ये हमारी कॉइल 1 है जिसमें हमने पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। हम यूजुअली चेंजिंग करंट देने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट को भी यूज कर सकते हैं, जो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे भी। यहाँ से करंट हम आई दे रहे हैं, ये भी चेंजिंग करंट हो गया। और यहाँ एक दूसरी कॉइल है जिसमें हमें कुछ रेजिस्टर लगा दिया, बल्ब लगा दिया। तो यहाँ पे हमने देखो सेल लगाया ही नहीं है, बस पहली सेल, पहली ही सर्किट जो है उसी में हमने करंट देने के लिए सेल लगाया है या तो पावर सप्लाई दिया है। ये चेंजिंग करंट यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये भी प्रेजेंट है, और इसीलिए इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। इसलिए इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। वो कैसे होगा, उसके डायरेक्शन को हम अभी हम स्टार्टिंग में लेंज लॉस निकालते थे ना, वैसे निकालते हैं। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास में फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस्ड का कितना होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है -md I अपॉन dt। हम अभी यहां 2 कॉइल रखते हैं, जिस कॉइल में पावर सप्लाई है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। उसमें से करंट जो जा रहा है उसको हम करंट 1 लिखेंगे, और नए में जो बना वो सेकेंडरी कॉइल है। इसमें से जो करंट बना उसको हम I2 बोलेंगे। बना है ना ये करंट न्यू I2, तो ये करंट कौन सा वाला लेंगे बेटा? di/dt वाला। फर्स्ट कॉइल में कितना करंट जा रहा है वो लेंगे हम, समझा? mdi/dt, where m is called as mutual inductance, coefficient of mutual inductance। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका यूनिट अभी भी हेनरी ही है। पूरा H लिखो, कैपिटल H लिखो, या फिर स्मॉल में हेनरी लिखो। इसके अलावा आप इसका डायमेंशन अभी भी वही है, MLTA 2 ये दोनों के ऊपर माइनस, सेम है एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एग्जैक्टली सेम यूनिट है, ठीक है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको यहां पे याद रखना है 1-2 फॉर्मूला। सेकेंड कॉइल में कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है? फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में कितना करंट एसोसिएट, फ्लक्स, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स क्या है? वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट ऑफ द सेकंड कॉइल। क्योंकि अब एक बार इसमें करंट बनेगा ना, वो भी वेरिंग करंट है, वो वेरिंग करंट जो है वो वापस इसमें मैग्नेटिक फील्ड को, इसमें के अंदर अपनी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें देगा, वापस इसमें भी इंडक्शन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इंडक्शन करते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट है। तो सेकेंड कॉइल का फर्स्ट में करंट, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स, सेकेंड का करंट, एक दूसरे के लिए करंट का बात करता है। समझ में आ गया? यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो आता है म्यू नॉट n1 n2 l स्क्वायर l इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट n1 n2 l इंटू पाई r स्क्वायर, इस चीज को याद रखिएगा। अब इसमें आप मुझे बताओ, कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, यहाँ पे हर एक टर्म क्या है, ठीक है? बोलो एवरीवन, म्यू नॉट क्या है? पर अंदर एयर है ना, इसीलिए म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ एयर। n1 फर्स्ट कॉइल का करंट, n2 सॉरी फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n2 सेकंड कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, l लेंथ ऑफ द कॉइल,
पाई आर स्क्वायर, पाई है आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर तो एरिया का है, हाँ एरिया का है, कौन से एरिया का है, वो एरिया 1 का है, फिक्स है, फिक्स। सेकेंड कॉइल के लिए बात करो, फर्स्ट कॉइल के लिए बात करो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सेम है। आपको कई बार बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सेकंड व्हेन द फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, अरे एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है, समझ गए। ये फॉर्मूला में कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा, प्लीज 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 इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम सवाल भी करेंगे, यही कॉइल हमने इस तरह से लगाई है, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना ये बाहर का सोलेनोइड, ये अंदर का सोलेनोइड, अंदर जो है ना सोलेनोइड उसमें हमने करंट दिया है, तो यहाँ पे हमारा अंदर वाला जो है वो प्राइमरी है, बाहर वाला जो है वो सेकेंडरी है, याद रखिएगा। जिसमें आप करंट दोगे वो प्राइमरी, जिसमें करंट बनेगा वो सेकेंडरी, तो आप उस हिसाब से इन चीजों को टर्न चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइमरी है N1 टर्न्स वाला, N2 टर्न्स वाला, N1 अपॉन लेंथ कर दो तो स्मॉल n हो जाता है, स्मॉल n1, ये N2 अपॉन लेंथ कर दो तो स्मॉल n2 हो जाता है। ये स्मॉल n1 स्मॉल n2 कहां से है, समझ गए। कम ऑन एवरीवन प्लीज, चाहिए तो ये अच्छे से लिखो बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, चाहिए ना तो आप क्या n1 n2 की वैल्यू भी यहां रख सकते हो, म्यू नॉट n1 की वैल्यू कैपिटल N1 अपॉन L, n2 की वैल्यू कैपिटल N2 अपॉन L, और यहां L तो है ही, पाई R1 स्क्वायर ये है, L L एक कैंसिल, तो यहां म्यू नॉट का फॉर्मूला N1 N2 क्या बना, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L, ये है आपका M कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, बेस्ड ऑन वेयर n इज कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी, सॉरी। ये है हमारा सवाल, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। एक कॉइल है, दूसरी भी एक कॉइल है, जिनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। हेनरी में तो इंडक्टेंस ही मेजर होता है। करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20, करंट लेट्स से पहले में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन करंट इन फर्स्ट इज 0 to 20, यानी कि 20 ही हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल तो 20। इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना है 0.5, तो आप इसको DI लिख सकते हो और इसको DT लिख सकते हो, याद है ना, चेंज इन करंट चेंज इन टाइम। ओके, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल, इसके अंदर चेंज इन फ्लक्स बताना है, F∅2 बताना है, ठीक है, हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहां पे एक फॉर्मूला है, याद करिए, कम ऑन एवरीवन, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। करंट कौन सा, सेकंड वाला, तो सेकंड, अच्छा यहाँ पे सॉरी, करंट कौन सा, हमें किस में फ्लक्स चाहिए, सेकंड में चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस वही रहता है, करंट किसका, फर्स्ट वाले का। अब आपको चेंज इन फ्लक्स चाहिए, चेंज इन फ्लक्स इन सेकंड कॉइल चाहिए ना, चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल, तो आपको चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल लेना पड़ेगा। व्हाट इज चेंज इन करंट इन फर्स्ट कॉइल, 20, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1.5, 1.5 को मैं 3/2 लिखूंगा जानबूझ के, और ये 3/2, और ये चेंज इन फ्लक्स इन 2 मिल गया। अरे चेंज इन फ्लक्स सेकंड में, फ्लक्स phi इज इक्वल टू mi होता है, सेकंड का फ्लक्स तो फर्स्ट का करंट हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स चाहिए तो चेंज इन करंट रखो, चेंज इन करंट की वैल्यू 20 है, यहाँ पे देखो मैंने निकाली, और ये m की वैल्यू 2, 3/2, और ये तो 2 गेट्स कैंसिल, तो यहाँ बचा 30। चेंज इन फ्लक्स इज एसोसिएटेड टू सेकंड कॉइल इज 30। फ्लक्स होता है वेबर में, WB ऐसे वेबर लिखा जाता है, कैपिटल WB, ठीक है। ये आपका आंसर है, यू कैन वेरीफाई इट ओवर हियर, चेक कर लो 30। कम ऑन एवरीवन प्लीज लुक एट दिस। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको करा रहा हूं, इसका सोल्यूशन देख लो जल्दी। ठीक है, कम ऑन एवरीवन, ये आपको लिखना चाहिए अच्छे से, मतलब ये समझना चाहिए, एक बार रीड करोगे तो इजी भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी ऐसे फॉर्मूलेज है बेटा जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, बट इट इज आवर ड्यूटी टू डू इट बेटा, कम ऑन देख लो तब तक। अब है इंडक्टर की बात। हमने पहले, सबसे पहले एक रेजिस्टर के बारे में पढ़ा लाइफ में, यह है रेजिस्टर। फिर हमने पढ़ा कैपेसिटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर।
जिसके अंदर कैपेसिटेंस होता था। और अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इसी तरह इंडक्टर को एल से लिखा जाता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस, इंडक्टर हैज इंडक्टेंस। इसका यूनिट ओहम होता है, इसका यूनिट फैराड होता है, इसका यूनिट हेनरी होता है। समझ में आ गया? फैराड, हेनरी और ओहम। रेजिस्टर अपोजेस अ करंट, कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया तीनों का काम? ये कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? अब यहां पर हमें इसके बारे में थोड़ी और चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम इंडक्टर्स को, एक ऐसा इंडक्टर है और एक ऐसा इंडक्टर है, एक इंडक्टर L1, ये इंडक्टर L2, ऐसा सीरीज में लगा दिया। वैसे आपको इसके ऊपर सवाल रेयर है, बट स्टिल इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू कि दोनों इंडक्टर को कंबाइन करोगे तो नेट ईएमएफ, नेट इंडक्टेंस विल बी L1 प्लस L2। इसमें इन दोनों का ये भी कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ना। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करना है तो L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2M लिखना पड़ेगा, वेयर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस अमॉन्ग देम। विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आंसर, विद म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आंसर। प्लस यानी कि दोनों में सेम तरीके से करंट जा रहा है, और माइनस यानी कि दोनों में अपोजिट तरीके से करंट जा रहा है। ठीक है, और अगर आपने ये दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये कौन सा कनेक्शन है? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी, ये कौन सा कनेक्शन है? Everyone, you need to tell me over here. ये कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल। पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई होता है? जब दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट में करंट जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, दोनों में करंट स्प्लिट हो जाता है, तो करंट स्प्लिट हो गया तो यहां पे आएगा, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, हम यहां लिखेंगे L 1/L1 प्लस 1/L2, 1/L is 1/L1 प्लस 1/L2, लेकिन दो ही है तो हम L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये रेजिस्टर जैसा ही फॉर्मूला है, याद करो ना, सीरीज पैरेलल में ऐसा ही फॉर्मूला इसके लिए होता है कि नहीं। लेकिन इसमें आपको ये आना चाहिए, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करने बोला तो आप क्या करोगे? तो L इज इक्वल टू, पहले ये लिखो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, यहाँ प्लस और माइनस 2M और यहाँ प्लस M स्क्वायर। ये याद रख लीजिए, दिस इज सो इजी एंड दिस इज जस्ट लाइक दिस। यहाँ प्लस प्लस नहीं आएगा, दिस विल बी अ माइनस साइन, माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2M। ठीक है, ये इंडक्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जो बुक में डायरेक्टली इसको दिया नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक कंसेप्ट है जिसमें K, यानी कि हम दो कॉइल रखते हैं ना इंडक्टर में, वो दो कॉइल, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल रखते हैं, वो जो दो कॉइल है वो एक दूसरे के साथ कैसे कपल्ड है उसके लिए फॉर्मूला होता है M/√of L1 L2। ठीक है, ये याद रखिएगा। K की वैल्यू कैसी होती है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना स्ट्रांग हो सकता है। ये आपकी बुक में थोड़ा बहुत थ्योरी है, मैं आपको वन शॉट वाले में भी डेफिनेटली कराऊंगा। लेकिन अगर एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल भी उसके अंदर ही बाउंडेड है, ठीक है, दोनों कॉइल इस तरह से, तो K की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। तो K की वैल्यू कैसी आ सकती है? मैक्सिमम। और अगर दो कॉइल एक दूसरे से इस तरह से बाउंडेड है, ये एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, ये ठीक है, ये दूसरी कॉइल, तो K की वैल्यू जो है लार्ज आती है, मतलब बड़ी आती है, मैक्सिमम नहीं आती, बड़ी आती है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल ऐसा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो इसमें K की वैल्यू मिनिमम आती है। आप समझ ही सकते हो यार, दोनों कॉइल एक दूसरे से मिनिमम लाइंस ऑफ फोर्स पास कराएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, K की वैल्यू मिनिमम किस में आती है? इसमें। ठीक है, मिनिमम। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में बताया मैंने। इसके अलावा आपको पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इंडक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ। याद करिए, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या था? हाफ CV² था ना। जैसे वहां हाफ था, यहां हाफ है। C वहां कैपेसिटेंस होता था, यहां क्या होगा? L होगा। अरे यहां कैपेसिटर है तो यहां L है ना, और यहाँ वो वहां वोल्टेज था, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था। हम यहाँ पे करंट इंड्यूस करते, तो करंट हाफ LI²।
ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आपको आना चाहिए। आई होप कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले समझ गए। सो दिस इज हाउ वी आर ब्यूटीफुली डन विद दिस अमेजिंग चैप्टर। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। इस चैप्टर का क्रूशियलनेस बहुत ज्यादा है। विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हम ट्राई कर रहे थे कि हम पूरा का पूरा समझ पाए, सारे के सारे कंसेप्ट समझ पाए। इसीलिए मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा था बेटा कि बिना पूरा चैप्टर पढ़ा है आपको, मैं डायरेक्टली आपको इसके क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो दिस वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, क्योंकि वहां पे मुझे आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंस लॉ एंड ये सब डेवलप करना थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, बट स्टिल आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। अगर आपको क्लास अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन शेयर करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए प्लीज 2 बार एटलीस्ट ये सेशन को देखिएगा, तब आपका ये चैप्टर थरो हो जाएगा, फिर नोबडी विल बी एबल टू बीट यू। ओके, तो इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, और आप सभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।